जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्यागोल में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अभाज्य समय। और आज हम चर्चा करेंगे 5.6 की। ठीक है, 5.6 में जितने भी सवाल है आज हम उनको फिनिश करने वाले हैं रापचे के स्टाइल में, है ना। हाँ, तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। आ जाइए। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो भाई 120 और 240 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। किससे हो? 8 से विभाज्य हो। साथ ही 1120 और 1140 तथा 3120 तथा 3140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। क्या आप देखते हैं? चलिए करते हैं कोशिश। अपने पास देखो, इसके अंदर पहला सवाल ले लेते हैं। काफी सारे वैसे सवाल है। 120 और 140 के मध्य 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इससे क्या इस 120 में 8 का भाग जाता है? तो अगर इन किसी भी संख्या के 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब पहले तो एक बात समझो यार, कि जब हम यहाँ भाजकता की बात कर रहे हैं तो पहले भाजकता के नियमों के बारे में काहे नहीं जान लेते हैं? तो पहले यार उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कुछ एक जो नियम्स हैं उनकी। ठीक है, कुछ नियम है, ज़्यादा नियमों की चर्चा हम नहीं करेंगे, कुछ एक नियमों की चर्चा करेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। वैसे खैर सवाल तो अपना यहाँ से स्टार्ट होता, लेकिन हम इन दो सवालों को भी कर ही लेते हैं। पहले हम भाजकता के नियम देख लेते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम। किसके नियम? भाजकता के नियम। किसके नियम की बात कर रहे हैं? भाजकता के नियम की बात कर रहे हैं। 2 की भाजकता का नियम है, 2 की भाजकता का नियम है, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। माने इकाई अंक, इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें देखो 3 का यूज नहीं लेना है यहाँ पे। 4 की भाजकता का बात करें हम, क्योंकि यही काम आने वाले, 3 की भाजकता का नहीं काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 की भाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इकाई व दहाई अंक में। ठीक है, इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या, से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, समझना, मैं समझा देता हूं आपको कि मान लीजिए अपने पास 24 लिखा हुआ है और इधर कुछ भी संख्या लिख दो, देयर इज नो मैटर। अगर इस 24 के अंदर, इन 2 अंकों के अंदर, इकाई और दहाई अंकों के अंदर यदि 4 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। राइट, चलो 4 के बाद में 5 की भाजकता का नियम हम लगाएंगे। इकाई अंक पर या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए।
या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है 5 का भाग जाएगा। फिर 8 की बात करें तो इसके अंदर कितने अंक थे? 2 अंक, इकाई और दाई। अगर हम इसको दूसरी तरीके से कहें, मतलब संख्या के 2 अंकों में, इकाई दहाई की तरफ से 2 अंकों में क्या जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, मानिए 2 अंकों में, मैं लिख देता हूं 2 अंकों में, 2 अंकों में 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, कौन से 4 अंक, कौन से 2 अंक? इकाई और दाएं वाले, ध्यान रहे, पीछे की तरफ से इकाई और दाएं अंक, आगे कोई भी संख्या हो देयर इज नो मैटर, ये 4 से विभाजित होनी चाहिए। 8 में क्या होता? पीछे की तरफ से इकाई, दाएं और सैकड़ों वाले जो 3 अंक है ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, 10 की भाजकता का नियम है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो डेफिनेटली उस संख्या के अंदर 10 से भाग जाएगा। और इन्हीं भाजकता के नियमों की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये शॉर्ट में लिखवाया है, समझाया है आपको, पूरी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई है क्योंकि थोड़ा काम आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा लिखवाया है। अदरवाइज ये बहुत बड़े होते हैं, 1 घंटा लगता है इन सबको समझाने के लिए। कितना लगता है? पूरा 1 आवर लगता है इन सबको समझाने के लिए। अब हमें देखो, अगर हमें किसी संख्या को 8 से विभाजित करना है तो इकाई, दाई, सैकड़ों 3 अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए। तो क्या है इसमें? तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 12 में भाग देता हूं, 120 में भाग देता हूं 8 का, तो कितना हो रहा है? 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, पूरे जा तो रहा है यार। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, मतलब इसमें तो जा रहा है पूरा पूरा, इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच की बात कर रहा है, तो ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। ठीक है, 120 को तो छोड़ दो, 120 में जोड़ दो 8 तो 128, फिर इसमें जोड़ दो 8, कितना हो जाएगा? 136, 2 अंक हो जाएंगे, जो कि 140 से कम है और 120 से ज्यादा है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर इसका। समझ में आ गया? ये अभिष्ट अंक हो जाएंगे जिनके अंदर, अभिष्ट संख्या हो जाएगी जिनके अंदर भाग जाएगा। फिर अगर हम बात करें, क्या बोला है? साथ ही 1120 और 1140 के अंदर भी ढूंढना है, तो बी सवाल है आपका। 1120 और 1140 के मध्य है ना, इतना ही। ठीक है, अब इनके अंदर ढूंढना है, तो अपने को तो स्टार्टिंग ही चेक कर लेना है 1120। अब इसमें देखो 120 में जाएगा ना, अरे भाई इधर 120 में जा रहा था तो इसमें भी जाएगा 120 में, इसमें जाएगा तो इस पूरी में भी जाएगा। तो ये तो पहली संख्या हो गई, इसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? 8 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1128 और 1100 कितना हो जाएगा? 36, इसमें 8 और जोड़ दो तो 2 संख्या ये हो गई। सी की बात करें, सी वाले की, तीसरे की, तो ये कितना हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? 3120 और 3140। अब यहां तो पता है कि इनके अंदर भाग जाता है 8 का, तो फिर क्यों टेंशन लेना? 8 और जोड़ो इसमें पूरी संख्या में, तो ये 28 हो जाएगा, और 8 और जोड़ लो इसे 3128 में, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना?
तो इसमें हो जाएगा 36। ये लो, खत्म, ये सारे आंसर हो गए इसके। चले अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है अपने पास कि 8560 के अंतिम दो अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो। परिणामी संख्या किसका गुणज हो? 8 का। तो समझिए, हमें एक बात का पता है कि किसी भी संख्या या कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी? जब उसके 3 अंक, जब उसके 3 अंक किससे विभाजित हो? 8 से। ठीक है। और अगर कोई संख्या 8 से विभाजित होगी तो वो 8 की गुणज भी होगी। गुणज भी होगी, नहीं होगी? अब इन 3 अंकों में केवल अपने को ये चेक करना है, इनमें 8 का भाग देके। तो 8 7 56 और भाग टूट की 0 इसमें, तो 70 बार जा रहा है, मतलब इसमें 8 का भाग जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 8560 के अंतिम दो अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो। 2 अंक बदलिए, बदली दो अंक। ठीक है, 68 कर दो, 16 जोड़ दो या तो आप इसमें। ठीक है, क्या कर दो? 68 कर दो। भाई इसके अंदर तो पूरा जा रहा है भाग। आगे अगर मैं मान लीजिए अगर मैं 8 भी जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक बदलने की बात कर रहा तो 16 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? इसमें आप 16 जोड़ोगे 76 हो जाएगा। 2 अंक बदल दो, 8576 कर दो। इसके अंदर भी इसका भाग जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 8 का गुणज भी है। जो संख्या 8 से विभाजित होती है वो 8 की गुणज भी होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा करना है। अब आगे चलिए, जो पेज नंबर 125 हमने वैसे पहले भी लिख लिया था, 125 और 126 पे जो प्रश्नावली अपनी रियल प्रश्नावली है वो है आपकी 5.6। ठीक है, 5.6 इसके कर लेते हैं सवाल। आ जाइए। सवाल बोल रहा है कि 2024 एक अधिवर्ष है। अब ये अधिवर्ष और नॉर्मल वर्ष क्या होती है वो जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या जान लेते हैं? एक तो अधिवर्ष और एक नॉर्मल वर्ष क्या होती है वो हम यहीं पे जान लेते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं वर्ष। वर्ष के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी साधारण वर्ष। क्या होती है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होती है जिसे मैं बताऊंगा, नॉर्मल डे ईयर। और एक होती है आपकी अधिवर्ष। अधिवर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष नॉर्मल वर्ष होती है जो कि रहती है। एक होती है अधिवर्ष जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। मतलब साधारण वर्ष वो होती है जिसके अंदर, अगर हम कहें जिसके अंदर 365 डेज हों, 365 दिन हो। ठीक है, या फिर कहें या जिसके अंदर 28 फरवरी आए, महीना जो है 28 फरवरी का हो, 29 का नहीं हो। या फिर कहें अधिवर्ष वो होती है, अधिवर्ष वो होती है जिसमें 366 डे हो, लीप ईयर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। या फिर कहें हम इसके अंदर जो फरवरी आए वो कितने दिन के आए? 29वें दिन की फरवरी आए, 29वां दिन भी रहे। ठीक है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसका भाग नहीं जाता 4 का। ठीक है, जबकि लीप ईयर के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। वे साल जो 4 से पूरी पूरी भाग होती है, लेकिन 100 से नहीं होती। किससे नहीं होती हो?
100 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है, लेकिन 400 से पूरी पूरी भाग होगी ना, वे भी आपकी क्या होगी, लीप ईयर होगी। क्या होगी, लीप ईयर होगी। या इधर हम कहें कि वह वर्ष जो 400 से क्या हो, भाग हो ही नहीं, वो कहलाएगी आपकी अधिवर्ष, साधारण वर्ष, ये कहलाएगी लीप ईयर। समझ में आ गया? मतलब अगर किसी संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो लीप ईयर है, लेकिन यदि 100 का भाग चला जाए तो वो लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। या कहे कि जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चले जाए वो लीप ईयर है। ठीक है, मतलब जिनके इकाई अंक में इकाई और दहाई अंक पे 2 जीरो, उनके लिए है 400। अब चले आगे, आगे सवाल है अपना कि 2024 एक अधिवर्ष है। 2024 जो है एक क्या है, अधिवर्ष है। कौन सा वर्ष है, अधि वाला वर्ष है। अब अधि वाला वर्ष समझ गए होंगे, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, और 4 की भाजकता का नियम हमने समझ लिया है, इकाई और दहाई में, मतलब 24 में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी में भी जाएगा। आदि वर्ष के लिए भी उसने बोला है कि फरवरी कितने दिन की होती है, उसमें 29 दिन की होती है। तो 2024 एक अधि वर्ष है। अधि वर्ष हर उस वर्ष में होता है, अधि वर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं। अब या कहें कोई संख्या 4 की गुणज हो या 4 से विभाजित हो, बात एक ही है। जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो 4 की गुणज भी होगी, या फिर कहें जो संख्या 4 की गुणज होगी वो 4 से विभाजित भी होगी, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित होती है लेकिन 400 से नहीं। सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो क्या होती है, विभाजित होती है, लेकिन किन से नहीं होती है, 400 से नहीं। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया क्या यार, उल्टा बोला है आपको यार, थोड़ा सा सॉरी। यहां पे जो चीज उल्टी बोली है, जो चीज 100 से विभाजित होती है लेकिन 400 से नहीं, और यहां ठीक है, यहां तो ठीक है, 100 से विभाजित होती है लेकिन 400 से नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, आपके जन्मदिन के वर्ष से अब तक 2000 अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं, किसी का जन्मदिन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का भी ले लो, किसी का जन्म हुआ है कि माना किसी का जन्म 2009 में हुआ। अब क्या बोल रहा है कि 2009 से अब तक 2026 तक कितने लीप ईयर आए, मतलब कितने अधिवर्ष आए। तो 2009 तो एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसके अंदर 3 का भाग, इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता है। तो किस में जाएगा 4 का भाग, 4 का भाग जाएगा 12 में। ठीक है ना, तो 12 लगा लेते हैं, मतलब पहला जो होगा 2012 होगा। कितना होगा, 2012। अब फिर 2012 में 4 जोड़ो, 2016, फिर 2020, फिर 2024, 2028, 26 से नहीं, तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 1 2 3 4 वर्ष हो जाएंगे। समझ में आ गया। आगे दूसरा है कि 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे। तो 2024 से 2099 तक, कितने तक, 2099 तक अधिवर्ष। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग 2024 से करेंगे, से बोल रहा है तो 2024 लिख देंगे पूरा 4 4 जोड़ के। 2024 में तो 4 का भाग जा ही रहा है, तो ये तो है ही, फिर 4 जोड़ो, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2000
48, 2000, 52, 2000, फिर 4 जोड़ते चलो, 56, 2000, 60, 2000, 64, ठीक है, 2000, 68, 2000, 72, 2000, 4 जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान रहे, 76, 2000, 80, 2000, 84, 2000, 88, 2000, 92, 2000, 96। अब 2096 से आगे नहीं आएगा, 2000 कितना आ जाएगा, पूरा पूरा का पूरा 2100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को तो 99 तक ही लेना था, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 8 9 10 11, तो ये हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गए, ठीक है। यहां लिख देंगे 19, 19, 19 अधिवर्ष होंगे। कितने हो जाएंगे, 19 अधिवर्ष हो जाएंगे। क्या बात आ रही है प्रॉपर समझ में, एक एक चीज समझ में आ रही है आप सभी के। 2000 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। चलें आगे, एवरीवन समझ रहे हैं सही से, आगे देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का पता लगाएं जो 4 से विभाजित हों और पैलिड्रोम भी हों। तो अगर हम बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, आप जानते हो अच्छे से, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो वो है आपकी, ठीक है, सबसे छोटी की बात कर लो पहले, सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या तो अपनी कौन सी है, 1000, लेकिन इट्स नॉट पैलिड्रोम, और पैलिड्रोम संख्या नहीं है ये, उसने पैलिड्रोम भी कहा है। और पैलिड्रोम आप जानते हो है संख्या जो दोनों तरफ से एक जैसी दिखती हो, जैसे मैं कहूं कि 1 1 1 1, जो इधर से भी वही दिखती है, इधर से भी वही दिखती है कि नहीं, पहली पैलिड्रोम संख्या। लेकिन उसने कहा है कि जो 4 से भी विभाजित हो, तो ये तो मामला नहीं है भाई। तो ये हम कह सकते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या अगर हम ले, देखो 1 2 2 1 ले, तो ये भी 4 से विभाजित नहीं हो रही, ठीक है। कम से कम 4 से विभाजित होने के लिए यहां संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहां संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या ले ऐसी जो पैलिड्रोम भी हो और 4 से विभाजित भी हो। तो अगर मैं 24 लूं, कितना लूं, 24, 4 से विभाजित है, लेकिन ये फिर यहां पे ये लिखना पड़ेगा 2000 वाली 2024, या फिर 4 2 लूं 42 में, तो कड़ा से 4 का भाग ही नहीं जाता। ये तो है, यही एक संख्या बन रही है, मुझे तो यही मिल रही है। इससे छोटी होगी तो ध्यान नहीं आ रहा कोई संख्या निकालने का, तो कोई जादू नहीं है यहाँ पे कि कोई संख्या निकाल लो। अगर पैलिड्रोम संख्या की बात करें हम, तो काफी सारी पैलिड्रोम संख्या, जैसे 1 1 1 1 पैलिड्रोम संख्या है, 1 2 2 1 पैलिड्रोम संख्या है, ठीक है, 1 3 3 1 पैलिड्रोम है, 1 4 4 1 पैलिड्रोम है, लेकिन 4 से विभाज्य वाली भी होनी चाहिए। अब 1 1 अगर मैं लिखूंगा तो नहीं होगी विभाज्य। 2 वाले में चलो, 2 1 1, तो ये, हाँ ये वाला सिस्टम सही है यार, पैलिड्रोम भी यार 4 से विभाज्य है, 12 में 4 का भाग जाता है। दैट्स गुड, मिल गई 2100।
2112। तो ये हो गई आपकी पहली पैलिड्रोम संख्या जो 4 से भी विभाज्य है और सबसे छोटी भी संख्या है और पैलिड्रोम भी है। नहीं, सबसे छोटी पैलिड्रोम भी संख्या है, 4 से विभाज्य है। अब आगे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन ध्यान रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन ये पैलिड्रोम नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो हमें तो पैलिड्रोम भी होनी चाहिए और 4 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो वो संख्या है आपकी ये, जो पैलिड्रोम भी है, एक जैसी दिखती है, 888 888 और 4 से विभाज्य भी है। हो गया काम। ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं। आगे खोजिए और ज्ञात कीजिए, क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है या कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के संपर्क में समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। तो पहला आ गया कि दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। तो अगर मैं दो सम संख्या लूं, जैसे 4 और 6 4 और 6 लूं, इनका योगफल दोनों को जोड़ूं तो क्या होगा, 10। 4 का गुणनफल होता है, तो भाई नहीं आया यहां तो 4 का गुणनफल। अगर मैं 4 और कितना ले लूं, 8 ले लूं, तो इन दोनों को जोड़ूं तो ये हो रहा है आपका 12। तो ये 4 का गुणनफल है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ। सदैव तो नहीं है, कभी कभी सत्य है। कभी भी सत्य तो नहीं, कभी कभी है। तो हम कहेंगे ये वाला कभी कभी सत्य है। कभी कभी सत्य, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी। समझ में आ गया। तो हम कहेंगे कभी कभी, कभी कभी सत्य है। बी आगे है कि दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। दो विषम संख्याओं का योगफल, योगफल तो विषम संख्या ले लें हम, 3 ले लें, विषम ही है, और 5 भी ले लें, ये भी विषम ही है। इनका योगफल जोड़े तो 8, क्या हो रहा है, 4 का गुणज। ये तो हो रहा है 4 का गुणज अगर हम इनको जोड़े तो। ठीक है, हो रहा है। और विषम संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेता हूं मैं, और एक 7 ले लेता हूं, ये भी 12 है। तो ये भी 4 के गुणा में आते, 4 के भाग उसमें आते। ठीक बात है, कोई बात नहीं है। और चेक कर लेता हूं, कभी कभी हो सकता है। तो एक ले लेता हूं, क्या कौन सी संख्या लेनी, विषम। एक 9 ले लेता हूं और एक 5 ले लेता हूं, है ना। एक 5 ले लेता हूं, ये भी विषम है, और एक 9 ले लेता हूं। इनको जोड़ने पर 14 हो रही है। ये 4 का गुणनफल नहीं है। क्या नहीं है, 4 का गुणनफल नहीं है। किसका गुणनफल नहीं है, 4 का। मतलब ये भी कभी कभी ये मामला अपना, कभी कभी तेरे दिल में कभी कभी सत्य ख्याल आता है कि जैसे चांद जमी पर आया है तेरे लिए। संख्या देखो कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 10, 5, 2 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो मैं 1, 2 समझा देता हूं, फिर बाकी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हमने ले लिया 78, कितना ले लिया, 78, है ना। 78 में हम कितने का भाग देंगे, 2 का। कितने का देना है भाग, हमें देना है किसका, 2 का, है ना। ए बोला है कितने का, 10 का, बी बोला है 5 का, और सी बोला है 2 का। तो 78 ले लेते हैं।
78 में 10 का भाग जा रहा है, 7 बार 7 दाई 70, 8 बचेगा, शेषफल हो जाएगा। तो ये शेषफल है। भाग आप लोग जानते हैं, मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 5 का देख लेते हैं, वही 78 में। तो 5 एक कम 5, कितना बचेगा 2, और 5 5 25, कितना बचा 3। तो ये शेषफल है। और ले लेते हैं 2 78 के लिए, 3 बार गया, 3 दूनी का 6, और ये चला जाएगा 9 दूनी का 18, 0 शेषफल है। क्या है? 0 शेषफल है। उसी प्रकार अब आप क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे 99। 99 में देंगे फिर वही किसका, 10 का, 9 बार गया, ठीक है, 9 बचेगा, यही शेषफल हो जाएगा। भाग टूट के 0 नहीं लगेगी पर, क्योंकि उतारा नहीं ना। फिर 5 का चेक कर लेंगे, कितना शेषफल बचता है, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, ये कितनी बार जाएगा, 9 5 45, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 शेषफल बचेगा। ऐसे आप लोग सबका क्या कर लोगे, शेषफल निकाल लोगे। मुझे निकालने की जरूरत नहीं, आप ये सवाल अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि शिक्षक ने पूछा कि क्या 14,560 संख्याओं 2 4 5 8 और 10 सभी से विभाजित है। गुणा ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की। कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से विभाज्य है, वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं। चेक कर लेंगे, वे 2 संख्याएं क्या हो सकती है। तो एक बार वापस से पढ़े कि शिक्षक ने पूछा कि 14,560 2 4 5 8 और 10 सभी से विभाज्य है। गुणा ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की, और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से विभाज्य है, उन सभी संख्याओं से विभाज्य है, वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं। उन सभी संख्याओं से, उन्होंने कहा 14,560 की उन सभी संख्याओं से विभाज्य है, विभाज्य है, वे 2 संख्याएं क्या हो सकती है। क्या बोल रहा है, समझ से बाहर चल रहा है मेरे ये सवाल। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकना है अपने को, है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो इनको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। समझो कि जो ये अपने पास संख्या है, कौन सी है, 14,560 जो है, ये कह रहा है ये 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी है, 5 से भी है, 8 से भी है और 10 से भी है। पूछ रहा है कि इनमें से वे 2 संख्याएं बतानी है जिनमें ये पूरी 5 संख्या आ जाए। तो वो क्या हो सकती है, एक तो 5 होगी और एक क्या होगी आपकी 8 होगी, क्योंकि 8 के अंदर देखो अगर 5 है, अगर 8 है, तो 8 में देखो जिसका 8 में 2 का भाग भी जाता है,
4 का भी जाता है और खुद 8 का भी जाता है, ठीक है। और अगर मैं 5 लूं तो 5 में से एक टुकड़ा हटा दो इस 8 में से, तो 10 भी बना लेता है, तो मतलब 10 भी जा रहा है, तो संख्या 5 और 8 हो सकती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वे दो संख्याएं 5 और 8 है जिनसे 14,560 पूरी तरह विभाजित होता है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि 8 2 और 4 से भी विभाज्य है, तथा 5 और 2 से 10 संख्या 10 बनती है, अतः 14,560 5 से भी विभाज्य है। बस ये आंसर है इसका, ठीक है। खास बड़ा नहीं है आंसर, बस समझाना था थोड़ा सा और यही लिखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से अगर आप इन सभी का भाग दोगे तो शेषफल शून्य आने वाला है, लेकिन यदि आप लोग 8 का और 5 का भाग दोगे तब भी शून्य ही आएगा। और इस 8 और 5 के अंदर ये सारी संख्या इंक्लूड है, मिली हुई है। आगे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है, कौन सी संख्याएं? तो पहली संख्या ले लेते हैं 572, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 572 यहां लिख देते हैं किस किस से विभाज्य है, 2, 4, 5, 8 और 10, ठीक है। 572 2 की भाजकता का नियम मैंने क्या लिखवाया था? 2 की भाजकता का नियम मैंने बताया था कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 है, तो मतलब ये 2 से तो भाग हो रहा है, ठीक है। और 4 से 72 में भाग जा रहा है, 4 का आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों में जाना चाहिए तो इसमें भी जा रहा है ना, चाहे 72 में भाग दे के देख लो आप, ऐसे 4 का जा रहा है, 4 एक कम 4, कितना बचेगा 3, 2 32 में 8 बार जा रहा है, पूरा जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो इससे भी हो रहा है। लेकिन ये जो 72 संख्या है ना 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम या तो इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। 8 से तो विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य नहीं है। उसने तो ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं इनसे विभाज्य है, तो ये तो नहीं है, इसका तो क्लास खत्म हो गया। दूसरा ले लो 23,500। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका जो इकाई अंक है माय डियर, संख्या कहां गई, 552, इकाई अंक 2 है, तो ये तो 2 से तो विभाज्य है। पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जा रहा है ना, 2 अंकों के अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का भाग इसमें नहीं जाता, क्योंकि इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं है। अगर हम इसमें 8 की संख्या की बात करें तो 8 के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 अंक लेने पड़ेंगे 8 के लिए। कितने लेने पड़ेंगे, 3 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 अंक लेने पड़ेंगे। 8 में चेक कर लो जा रहा है कि 3 अंक में तो कितना हो रहा है, 8 चौक 32 और बचेगा कितना, 3 32 जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर 10 का नहीं जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या नहीं है, इकाई अंक क्या नहीं है
आपका जीरो नहीं है। फिर अगर हम ले लें 5600 के बाद चर्चा करें तो देखो यहाँ 2 का भाग इसमें जा रहा है, इकाई अंक पे 0 है, ठीक है। 4 का भाग जा रहा है, 2 जीरो होंगी तो 4 का भाग डेफिनेट जाएगा। 5 का भाग भी जा रहा है, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, जा रहा है। 8 का भाग 600 में चेक कर लो तो 8 का 8 चेक कर लेते हैं ना, दे ही लेते हैं। 8 चौक 32, 8 45, 8 से 48, 8 7 56, 8 7 56, 56, 4 बचेगा और 8 5 40 जा रहा है इसमें, 8 का भी और इसमें 10 का भी जा रहा है, इकाई अंक पे 0 है तो जा रहा है। एक तो ये संख्या हो गई जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। और भी चेक करते हैं हम, 6000 को भी चेक कर लेते हैं, 6000 को भी क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 2 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 8 का 3 जीरो है, जा रहा है 3 जीरो होने पर, और 10 का भी जा रहा है, इकाई अंक पे क्या है, 0 है। आगे ले लेते हैं अपने 7 7 6 2 2 1 0 8 160। 2 का तो जा रहा है, इकाई अंक 0 है। 4 का जा रहा है क्योंकि 60 में जाता है 15 बार। 5 का जा रहा है, इकाई अंक भी 0 है। 8 का जा रहा है, 16 में जा रहा है, पूरे 3 अंकों में जा रहा है 8 का, और 10 का भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक क्या है। तो ये 3 संख्याएं ऐसी है, 1 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर एक संख्या छूट गई क्या, नहीं यही है। तो इनके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो हम लिख देंगे कि वे अभिष्ट संख्याएं, वे अभिष्ट संख्याएं, वे अभिष्ट संख्याएं, वे अभिष्ट संख्याएं क्या है अपने, 56 600 और 7 7 6 2 2 1 6 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इन संख्याओं के अंदर आसानी से भाग जा रहा है। अब अंतिम सवाल है इसका कि 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो। दोनों संख्याओं का इकाई अंक 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10,000 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड दो, इसमें जाएगा 5 0 0 0, फिर 2 से डिवाइड दो। 5000 का आधा कितना होता है, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना, 2500, फिर 2 से भाग दो। 2500 का आधा कितना होता है, 1250, ठीक है। फिर इसका भी आधा, क्योंकि भाग जा रहा है 2 का, इसीलिए इसका भी आधा 6, और इसमें जाएगा 2 और 5, अब नहीं जाएगा, अब केवल 5 का ही जाएगा। तो 5 का जाएगा इसमें 125 बार, फिर 5 का भाग दीजिए 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग दीजिए 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग दीजिए 1 बार, ठीक है। तो अपने पास जो 10,000 थे उसके टुकड़े क्या हो गए, ये हो गए सब मिला के। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। उसने कहा है कि इकाई अंक 0 नहीं होना चाहिए, इसका 2 अंकों का, 2 संख्याओं का। अगर हम 5 को और 2 को गुणा कर लेते हैं ना तो बन जाएगा इकाई अंक 0। हमें तो इनको अलग से गुणा करना है और इनको अलग से गुणा करना है, तो 0 नहीं बनेगा। अगर हम किसी 5 वाली संख्या के साथ 2 को शामिल कर देते हैं या सम संख्या को शामिल कर देते हैं तो वो 0 बना देता है। सम संख्या और विषम संख्याओं को कितनी भी गुणा कर लो, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए उनके अंदर, और इकाई अंक पे 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं बनेगा। लेकिन यदि उसमें 5 आ गया और एक कोई सम संख्या आ गई तो डेफिनेट 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या में कितने 5 आ जाओ, लेकिन यदि कोई सम संख्या नहीं आई या 2 नहीं आई, 2 4 6 8 इकाई अंक वाली कोई सम संख्या नहीं आई, तो कभी 0 नहीं बनेगा।
तो वैसे इधर भी 0 नहीं बनेगा, कितना होगा गुणा कर लो, 4 4 दूनी 8 8 दूनी का 16, गुणा के अंदर इसको गुणा करो 25 और इसको गुणा करो 25 और 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625। आगे लिखेंगे वे अभिष्ट संख्याएं, वे अभिष्ट संख्याएं कितनी है, 16 और 625 है। सोलह और क्या है 625। बात आगे समझ में प्रॉपर पता लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छे से पता लग रहा है, मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर भेजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से हमारी यही हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो और 10वीं में यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं मैथ और साइंस पढ़ने के लिए, तो हमारी ये व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम मैथ और साइंस आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। चलें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।